हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को हम केमिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर 2 अम्ल भस्म तथा लवण पढ़ाएंगे। चैप्टर 1 हम आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में देखिए। आज चैप्टर 2 का पहला वीडियो है जिसमें आप लोगों को हम आज पढ़ाएंगे अम्ल भस्म तथा लवण। तो देखिएगा, अम्ल किसे कहते हैं? एसिड। अम्ल किसे में पाया जाता है? मान लीजिए एसिड कौन होता है? नींबू होता है, संतरा होता है। आप खाइए, खाए होएगा तो संतरा होता है, आंवला होता है। तो देखिए क्या, देखिए अम्ल वे पदार्थ हैं जो पानी में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ बनाते हैं। पानी में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ बनाते हैं। इसका स्वाद खट्टा होता है। अब बताइए, अम्ल का स्वाद खट्टा होगा कि नहीं? मान लीजिए इमली खट्टा होगा कि नहीं? नींबू क्या है? खट्टा है। संतरा क्या है? खट्टा है कि नहीं? मान लीजिए आंवला खट्टा है कि नहीं? खट्टा होता है। और यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। आप देखिएगा, पानी में डालिएगा नीले लिटमस पत्र, नीले लिटमस पत्र को आप डालिएगा ना एसिडिक चीज में, तो लाल हो जाएगा। समझ गए? मेरे पास अभी था नहीं नीले लिटमस पत्र की मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊं। तो आप इतना समझ लीजिए कि नीले लिटमस पत्र को अगर उस पर नींबू निचोड़िएगा ना, मान लीजिए आप नींबू का रस उस पर डालिएगा तो देखिएगा वो लाल हो जाएगा। तो इसमें यही कह रहा है कि नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं। अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। जो अम्ल होते हैं ना, धातुओं से, किसी धातु से अभिक्रिया करेगा ना तो आगे हम आपको दिखाएंगे, वो हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। धातु क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि धातु में क्या आ जाएगा? धातु अधातु आप आगे चल के हम चैप्टर 3 में पढ़ाएंगे आप लोगों को। धातु में आ जाएगा सोना, चांदी, मान लीजिए लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, निकेल, ये सब क्या आ जाएगा? धातु में आ जाएगा। तो जो कोई भी अम्ल मान लीजिए धातु से अभिक्रिया करेगा तो क्या? हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। आप लोग ये भी याद रखिएगा कि जो रूम का टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे लोहा से मान लीजिए का अभिक्रिया नहीं होता है, जो आगे हम बताएंगे आपको। तो अम्ल की परिभाषा समझ गए आप लोग। अम्ल वे पदार्थ हैं जो पानी में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ बनाते हैं। इनका स्वाद खट्टा होता है और यह नीले लिटमस को लाल करते हैं। अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। समझ गए? धातु का मतलब सोना, चांदी, लोहा, तांबा, जिससे भी अम्ल के साथ अभिक्रिया कराइएगा ना तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। समझ गए? रूम के टेम्परेचर पे मान लीजिए लोहा को अभिक्रिया कराइएगा अम्ल से तो कोई अभिक्रिया नहीं करेगा। समझ गए आप लोग? 25 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस पर। समझ गया? आगे देखिए, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। देखिएगा, पीएच मान एक होता है 7, एक होता है मान लीजिए कि जिसका पीएच मान 7 से कम होगा अम्लीय होगा, जिसका पीएच मान 7 होगा उदासीन होगा, जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा होगा क्षारीय हो जाएगा। समझ गए आप लोग? तो अम्ल जो भी अम्ल होगा ना उसका पीएच मान 7 से कम ही होगा। जैसे मान लीजिए नींबू, संतरा, इमली, जितना भी खट्टा पदार्थ होगा ना, मान लीजिए इसका अम्लीय होगा तो पीएच मान 7 से कम होगा। समझ गया? अब सबका पीएच मान अलग अलग होता है। तो समझ गया? अम्लीय होगा तो उसका पीएच मान 7 से कम होगा। जो उदासीन होगा तो उसका न पीएच मान 7 से कम होगा, न ज़्यादा, एक्यूरेट 7 होगा तो उदासीन हो जाएगा। 7 से ज़्यादा जिसका पीएच मान होगा, मान लीजिए जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा वो क्षारीय हो जाएगा। क्षारीय, समझ गए? क्षारीय में किसका हो जाएगा पीएच मान 7 से ज़्यादा? मान लीजिए कि चूना, ये सब का पीएच मान कितना हो जाएगा? 7 से ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिएगा क्षारीय होता है। जैसे आप लोग सर्फ को घोलिएगा ना तो उसका पीएच मान नापिएगा तो 7 से ज़्यादा होगा। समझ गए? चूना ले लीजिए, सर्फ ले लीजिए, कोई डिटर्जेंट पाउडर ले लीजिए आप, उसका पीएच मान कितना होता है? 7 से ज़्यादा होता है। तो समझ रहे? देखिए, तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तो देखिए पहला प्राकृतिक कार्बनिक ऑर्गेनिक एसिड। आप देखिए प्राकृतिक कार्बनिक ऑर्गेनिक एसिड, तो देखिए सैट्रिक अम्ल नींबू और संतरा में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। समझ गए? एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। खनिज, मिनरल अम्ल दूसरा इसी में है, देखिएगा आप लोग। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको बोला जाता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ये। NHO3 नाइट्रिक अम्ल। समझ गए? अम्ल समझ गए आप लोग? अम्ल में किसी को डाउट है? अम्ल वे पदार्थ है जो पानी में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ बनाते हैं। स्वाद में खट्टा होता है। यह नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं।
उसे हम अम्ल कहते हैं। इसका पीएच मान 7 से कम होगा। समझ गए? आगे देखिए आप लोग भस्म देखिएगा दोस्तों। भस्म आप लोग देखिएगा, बेस वे पदार्थ जो पानी में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन OH- बनाते हैं। हाइड्रोक्साइड वे पदार्थ जो पानी में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन OH- बनाते हैं और लाल लिटमस को नीला करते हैं, उन्हें हम क्षार कहते हैं। यह स्वाद में कड़वा होता है। तो क्षार का समझ गए डिफिनीशन। अम्ल क्या कर रहा था? नीले लिटमस पत्र को लाल कर रहा था। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, अम्ल क्या कर रहा था? नीले लिटमस पत्र को लाल कर रहा था। लेकिन क्षार क्या कर रहा है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे रहा है। लाल लिटमस पत्र को, आप लाल लिटमस पत्र ले लीजिएगा, हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे आपको अगली क्लास में। लाल लिटमस पत्र को आप सरफ घोल दीजिएगा ना, उस पर अगर डुबाइएगा तो नीला हो जाएगा, क्योंकि वो क्षारीय होता है। तो लाल लिटमस पत्र को अगर मान लीजिए कि क्षारीय चीज़ में डुबाइएगा तो नीला हो जाएगा, इसका सूचक है वो। तो समझ गया? लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, उन्हें क्षार कहते हैं। यह स्वाद में कड़वा होता है। देखिएगा NaOH, इसको क्या बोलते हैं? Na का मतलब सोडियम, HO का मतलब हाइड्रो ऑक्साइड। देखिएगा NaOH सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड ये क्या है? बेस है, मतलब क्षार है। ये जितना अभी लिखे ना ये क्षार है। देखिएगा KOH मतलब के मतलब पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड ये सब क्या है? सब क्षार होते हैं। देखिए CaH2O कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। देखिएगा Ca मतलब कैल्शियम, इसका मतलब हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। चूना पानी भी इसको बोलते हैं। ये सब क्या होते हैं? क्षार होते हैं। देखते हैं चूना कितना क्षारीय होता है। कि अगर मान लीजिए कि कोई खेत में ज़्यादा अम्लीयता हो गया ना, तो उसको क्षारीयपन लाने के लिए चाहे कीड़ा लग जाता है, उसमें चूना मिला दिया जाता है। देखें आप लोग, मिट्टी खराब होता है ना तो उसमें चूना मिला दिया जाता है क्षारीय बनाने के लिए उसको। समझ गए? तो देखिएगा मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम हाइड्रो और ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये जितने एग्जाम्पल है ना, ये देख रहे हैं आप लोग, ये जितने एग्जाम्पल है ये सारा क्षार है, बेस है, मतलब भस्म क्षार होगा। देखिएगा इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। देखिए अम्ल का पीएच मान कभी भी 7 से कम होगा। अब अच्छे जो क्षार रहेगा उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। इसको देख लीजिए, इसमें देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को देख रहे क्या क्या कर रहे हैं? मुक्त कर रहा है ना। देखिएगा हाइड्रोजन को मुक्त कर रहा है, लोहा और क्लोरीन है। तो देखिएगा हाइड्रोजन को मुक्त कर रहा है, कभी भी हाइड्रोजन को ही मुक्त कर देगा। जैसे मान लीजिए कि अम्ल के साथ ये अभिक्रिया करेगा ना लोहा, तो हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। देख लीजिए यहाँ पे अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और लोहा इसके साथ मान लीजिए कि अभिक्रिया करेगा, तो देखिए हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है। तो कभी भी हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। तो देखिएगा इसके नीचे देखिए आप प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल में भेद। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल में देखिएगा, देखिए हम 3 मान लीजिए कि ये ले लिए, मान लीजिए कांच का एक सैंपल ले लिए। देखिए इसमें मान लीजिए एसिटिक अम्ल है, ये एसिटिक CH3COOH, इसको एसिटिक अम्ल बोला जाता है, जो सिरका में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। देखिए CH3COOH एसिटिक अम्ल, H2O पानी, और देखिए ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो समझ गया? देखिए ये जो नीचे में है ना, आप लोग देखिएगा ये नीचे में ये लोहा का बुरादा है। देखिए यहाँ भी लोहा है, यहाँ लोहा। देखिए हम लिख दिए Fe और Fe, मतलब ये लोहा का बुरादा है। देखिए लोहा लोहा लोहा। तो देखिएगा ये लोहा के बुरादा से अगर हम रूम टेम्परेचर पर पानी के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होता है दोस्तों। देखिएगा ये प्रश्नावली में प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल में भेद अभी देखिए पढ़ा रहा हूँ, समझिए इसको। तो देखिए लोहा के बुरादा डाल दिया, H2O पानी डाल दिए। अगर रूम टेम्परेचर पर मान लीजिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर इस दोनों को रिएक्शन करवाते तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं होता है। अगर रिएक्शन होता तो यहाँ कुछ हम करते, तो रिएक्शन नहीं हो रहा है। देखिएगा एसिटिक अम्ल CH3COOH, देखिएगा देखिए लोहा का बुरादा, ये लोहा के बुरादा के साथ एसिटिक अम्ल इसमें हम डाल दिए। जब लोहा के बुरादा में हम एसिटिक अम्ल डाल दिए तो इसमें रिएक्शन होना शुरू हुआ। क्या रिएक्शन हो? हाइड्रोजन गैस बन रहा है, लेकिन कम मात्रा में रिएक्शन हो रहा है। देख रहे हैं ये हाइड्रोजन गैस है, जितना ये हम बिंदु डालें ना ये हाइड्रोजन गैस का है, ये हाइड्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस। ये जितने डाउट हम डालें ना दोस्तों ये हाइड्रोजन गैस है। मतलब CH3 जो एसिटिक अम्ल, देखिएगा लोहा के बुरादा में एसिटिक अम्ल डाले। देखिए एसिटिक अम्ल CH3COOH, जब लोहा के बुरादा में हम एसिटिक अम्ल डालें तो देखिए हाइड्रोजन गैस कुछ मात्रा में बन रहा है, लेकिन बन रहा है। फिर तीसरा देखिएगा
देखिए फिर लोहा के बुरादा है, इसमें हम देखिएगा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल दिए। जब लोहा के बुरादा में हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल दिए तो देखिएगा इसमें कितने हाइड्रोजन गैस बन रहा है। देखिएगा ये हाइड्रोजन गैस है, देखिए एक में हम लिख भी दिए हाइड्रोजन गैस, कितने जितने डाउट है ना ये सब हाइड्रोजन गैस बन रहा है, मतलब बहुत मात्रा में बन रहा है। तो इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, लोहा के साथ सबसे ज़्यादा रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्रबल और दुर्बल समझे आप लोग, प्रबल किस में होगा, दुर्बल। देखिए इसमें हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसमें प्रबल देखिए इसमें हो ही नहीं, रिएक्शन नहीं हो रहा है बिल्कुल। अगर लोहा के बुरादा को हम 25 डिग्री रूम टेम्परेचर पर पानी के साथ रिएक्शन कराए, कोई रिएक्शन नहीं हुआ। एसिटिक अम्ल के साथ जब हम लोहा के बुरादा को रिएक्शन करवाए तो देखिएगा थोड़ा थोड़ा हाइड्रोजन रिएक्शन हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन जब लोहा के बुरादा के साथ हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब हम रिएक्शन करवाए तो देखिएगा कितना सारा हाइड्रोजन बन गया, मतलब बहुत ज़्यादा रिएक्शन हो रहा है। तो ये प्रबल हुआ कि नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा रिएक्शन, इसमें तो हो ही नहीं रहा है। तो दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल समझ गए। अम्ल धातु के साथ कैसे रिएक्शन करता है समझ गए, देख रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कैसे, अम्ल के साथ कैसे धातु अम्ल के साथ कैसे रिएक्शन कर रहा है, समझ गए। लोहा धातु के साथ अम्ल कैसे रिएक्शन कर रहा है, देख रहे हैं। पानी के साथ लोहा कैसे रिएक्शन कर रहा है, एसिटिक अम्ल के साथ देखिएगा एसिटिक अम्ल के साथ लोहा कैसे रिएक्शन कर रहा है, रिएक्शन हो रहा है लेकिन कम मात्रा में हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। लेकिन वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब हम लोहा का रिएक्शन करवाते हैं तो बहुत मात्रा में हाइड्रोजन गैस निकलने लगता है, समझ गए इतना। ये आयनिक विवरण, सभी अम्ल भस्म तथा लवणों के जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होते हैं क्योंकि वे पानी में घुलकर आयनों में टूट जाते हैं। देखिएगा अम्ल तथा भस्म में आयनिक विवरण का मतलब इसमें क्या कर रहा है, सभी अम्ल भस्म तथा लवण, अम्ल अम्ल मतलब जान गए, भस्म मतलब जान गए, लवण मतलब लवण तो जानबे करते नमक, अम्ल तो जानबे करते एसिटिक अम्ल, सैट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। भस्म मतलब जानते हैं, भस्म मतलब चाहे क्षार मतलब तो जानबे करते कि मान लीजिए कि चूना हो जाएगा, मान लीजिए कोई डिटर्जेंट हो जाएगा, तो सब भस्म, मान लीजिए क्षार, अम्ल और लवण के जलीय विलयन को विद्युत का सुचालक होते हैं क्योंकि देखिएगा क्योंकि वे पानी में घुलकर आयनों में टूट जाते हैं, ये पानी में घुलकर आयनों में टूट जाते हैं। ये अगर पानी में लवण नहीं रहेगा ना तो उसे विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं होगा। जो अशुद्ध जल होते हैं ना, शुद्ध जल, उसे विद्युत धारा प्रवाहित न के बराबर होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। उसी में विद्युत धारा प्रवाहित होगा जिसमें जितना लवण होगा ना, नमक, उससे उतना करंट फ्लो होगा, विद्युत धारा उसमें उतना प्रवाहित होगा। अशुद्ध जल जो होता है, शुद्ध जल, उससे विद्युत धारा न के बराबर प्रवाहित होता है, नहीं होता है, समझ जाइए आप लोग। तो इसमें क्या करा कि जब अम्ल, देखिए हम एक कंटेनर लिए, इसमें अम्ल दिए, इसमें भस्म दिए, इसमें लवण दे दिए, तो देखिए अम्ल भस्म और लवण दे दिए कंटेनर में, तो अम्ल अम्ल मान लीजिए, भस्म लवण, जब ये तीनों को एक कंटेनर में हम डाल दिए, देख लीजिए अम्ल लवण प्लस भस्म, जब ये तीनों को एक कंटेनर में डाल दिए तो मिक्स हो गया, एक मान लीजिए कंटेनर में डालते तो मिक्स हो गया। जब इसे करंट फ्लो कराएंगे ना तो बहुत तेजी से करंट पर विद्युत धारा प्रवाहित होगा क्योंकि इसमें अम्ल है प्लस लवण है प्लस भस्म है, इसे आराम से करंट धारा बहुत तेजी से फ्लो करेगा, देखिए करंट पास होगा इसमें। लेकिन जिसमें मान लीजिए कि लवण नहीं रहेगा उसमें करंट धारा, मान लीजिए कि विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, अशुद्ध जल में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। तो आगे देखिए आयनन, आयनन देखिएगा जब अम्ल भस्म या लवण को पानी में घोला जाता है तो वे धनात्मक प्लस, धनात्मक मतलब वही प्लस, और ऋणात्मक माइनस आयनों में विभाजित हो जाते हैं, समझ गया। आयनन का मतलब जब अम्ल भस्म या लवण को, तीनों अम्ल मान लीजिए क्षार और लवण को पानी में घोला जाता है तो वे धनात्मक और ऋणात्मक आयनों में विभाजित हो जाते हैं, प्लस और माइनस में विभाजित हो जाते हैं, समझ गए। देखिएगा इसका आगे ये रोल आगे देखिए, जैसे हम लिखे हैं ना ऐसे आप लोग लिखिएगा, इसको कॉपी में याद कीजिएगा। आयन विलयन में स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, आयन विलयन में स्वतंत्र रूप से घूमते हैं और विद्युत आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। आयन देखिएगा, आयन विलयन में स्वतंत्र रूप से घूमते हैं और एक स्थान घूमते हैं और विद्युत आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, जिससे हम विद्युत धारा का प्रवाह होता है, जिसे विद्युत धारा का प्रवाह देख लिया। अम्ल आप देखिएगा, अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ उत्पन्न करते हैं, जो अम्ल होता है तो अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ उत्पन्न करते हैं
जो विद्युत चालकता के लिए जिम्मेदार होते हैं। समझ गए। अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन OH- उत्पन्न करते हैं जो विद्युत धारा का संचालन करते हैं। भस्म समझ गए। जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन OH- उत्पन्न करते हैं जो विद्युत धारा का संचालन करते हैं। देखिएगा, अम्ल क्या करते हैं, OH+ बनाते हैं, मान लीजिए OH+ बनाते हैं, और भस्म क्या करते हैं, OH- बनाते हैं, जो कि विद्युत धारा के प्रवाह के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगर OH+ और OH- नहीं बनेगा तो विद्युत धारा प्रवाह ही नहीं होगा। समझ गए। लवण देख लीजिएगा, ठोस अवस्था में लवण विद्युत का संचालन नहीं करते। ठोस अवस्था में लवण विद्युत धारा का संचालन नहीं करते, लेकिन जब उन्हें पानी में घोला जाता है तो वे आयनों में टूटकर विद्युत का संचालन करते हैं। क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप लोग। ठोस में मतलब नमक को ले लीजिएगा, उसे करंट प्रवाहित करवाइएगा ना, अगर ठोस नमक को, तो उसे करंट फ्लो नहीं होगा। अगर ठोस नमक को ले लीजिएगा, मान लीजिए इतना बड़ा नमक को ढेला ले लीजिएगा, इतना बड़ा, मान लीजिए इतना बड़ा नमक को ले लीजिएगा, उसे करंट फ्लो करवाइएगा तो नहीं होगा। लेकिन उसी नमक को अगर पानी में घोल देते हैं तो बहुत तेजी से करंट फ्लो होगा। आप लोग अर्थिंग देखे घर में, जब जनरेटर वाला करंट देता था गांव में, चाहे आप कहीं देखे होंगे, चाहे शादी ब्याह में देखते हैं, तो जो अर्थिंग गाड़ा जाता है धरती में, उसमें नमक डाल दिया जाता है। नमक डालने से ना करंट, मान लीजिए कि अर्थिंग का कैपेसिटी बढ़ जाता है। ऐसा देखे आप लोग नमक डालने से। तो वही कर रहे थे कि ठोस अवस्था में लवण विद्युत का संचालन नहीं करते, लेकिन जब उन्हें पानी में घोला जाता है तो वे आयनों में टूटकर विद्युत का संचालन करते हैं। उसके बाद देखिएगा आगे, शुद्ध अशुद्ध जल विद्युत का सुचालक नहीं होता। नल का जल विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। आर्हेनियस द्वारा अम्ल एवं भस्म की परिभाषा हम आगे क्लास में पढ़ाएंगे। तो देख लीजिए, शुद्ध अशुद्ध जल विद्युत का सुचालक नहीं होता। हम आपको अभी पढ़ाए ना, शुद्ध अशुद्ध जल विद्युत का सुचालक नहीं होता है। विद्युत को सुचालक करने के लिए उसमें नमक की होना बहुत जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही आप लोगों के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है मेरा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि वीडियो डले तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और फिर ये चैप्टर में 1-2 क्लास और होगा, सेकंड चैप्टर, फिर आपको धातु अधातु पढ़ाएंगे, फिर चौथा चैप्टर, मतलब इस महीने में हम 5 दिसंबर तक ख़त्म कर देंगे केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स चलेगा, फिर बायोलॉजी चलेगा। तो आप लोग वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।